जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, जो किसी भी कंपटीशन के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन जाता है। ब्लड का जो अध्ययन होता है उसे हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड कहने का सेंस है कि अगर आप किसी भी लिक्विड चीज़ को कपड़ा से छानते हैं तो उसका पूरा भाग नहीं, जैसे आप दूध छानेंगे तो मलाई फंस जाएगा, और चीनी का घोल, चाय पत्ती छानेंगे तो चाय बनाकर चाय छानेंगे तो चाय पत्ती फंस जाएगा। ऐसे ही एक कोलाइड होता है। जैसे आप ब्लड को छानेंगे तो ब्लड में बहुत प्रकार के WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सब रहता है, तो उसे ही हम प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। समझने के लिए यही है, प्राकृतिक कोलाइड उसे कहते हैं। और ये संयोजिक ऊतक का बना होता है। संयोजिक ऊतक का बना होता है। संयोजिक ऊतक मतलब कनेक्टेड टिश्यू। ये पूरे शरीर को, ब्लड पूरे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखता है, तो संयोजिक ऊतक का बना होता है। और ब्लड का जो pH मान होता है वो 7.44 होता है, जिसे हम क्षार कहते हैं। अगर ब्लड 7 रहता है तो उसे हम उदासीन कहते हैं, जैसे न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से कम रहता है तो अम्ल हो जाता है। 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षार हो जाता है। तो ब्लड का मान pH मान 7.4 होता है। और ब्लड जो मेल में होता है, ब्लड वो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में ब्लड 5 लीटर होता है। मेल से फीमेल से आधा लीटर अधिक होता है मेल में। और जो इसका ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो, अस्थि, जैसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं और हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा वो, जैसे आप मुर्गा खाते हैं तो हड्डी का खोखला वाला भाग उसमें भूरे टाइप का रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ब्लड का निर्माण उसी में होता है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है तो उसमें तो अभी अस्थि मज्जा बना ही नहीं रहता है, मांस रहता है, तो उन लोग का जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर में रहता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भ्रूण ही कहलाता है। जब वो पृथ्वी पर बच्चा आता है तो वो उसको बच्चा बोलते हैं। नहीं तो जब तक वो 3 महीना का रहेगा पेट में तो भ्रूण ही रहेगा, 9 महीना का रहेगा तो भ्रूण ही रहेगा। तो जो बच्चे में ब्लड का निर्माण होता है भ्रूण में होता है, लीवर में होता है। यहाँ पर है लीवर में होता है बच्चे में ब्लड का निर्माण। और मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों के बोन मैरो में। अब ब्लड जहाँ पर स्टोर रहता है उसे हम प्लीहा कहते हैं। पेट के बगल में रहता है नीचे, उसे हम प्लीहा कहते हैं। और ब्लड का कब्रिस्तान उसे ही हम कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ब्लड ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं, और ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं स्प्लीन को। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ब्लड का जो पैथोलॉजी में जांच किया जाता है वो प्रति डेसीलीटर में ही जांच किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा जैसे लिक्विड होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक ला देता है। वो जैसे एक चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, यही अगर हार्ट में जाकर चिपक जाता है तो हार्ट अटैक ला देता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा रहता है, मेल में 14 ग्राम रहता है और फीमेल में 13 ग्राम रहता है। जिसमें ब्लड का मात्रा ज़्यादा तो आयरन की मात्रा ज़्यादा। आयरन की मात्रा जिसमें ज़्यादा रहेगा तो उसका शरीर हार्ड रहेगा, इसीलिए मेल का शरीर हार्ड रहता है। आयरन की मात्रा मेल में ज़्यादा रहता है, ब्लड ज़्यादा तो आयरन की मात्रा ज़्यादा, इसीलिए उसमें मेल का शरीर हार्ड रहता है। और फीमेल में 13 ग्राम रहता है तो फीमेल का शरीर हार्ड नहीं रहता है।
फीमेल का शरीर नाजुक रहता है। तो मेल में रहता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और रक्त परिसंचरण की खोज हमारे विलियम हार्वे साहब ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे साहब ने। ब्लड का कार्य क्या क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ब्लड का कार्य, ये ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ब्लड जो होता है वो ताप नियंत्रण का कार्य करता है। हमारे शरीर में अगर ब्लड रनिंग कर रहा है तो हमारा शरीर गर्म है। जिस दिन हमारा शरीर में ब्लड रुक जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो देखते नहीं हैं, जो लोग मर जाते हैं तो उनका शरीर ठंडा हो जाता है। तो वही ब्लड जो होता है वो ताप नियंत्रण का कार्य करता है। और ब्लड का कार्य होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जो हमारा भोजन डाइजेस्ट होकर ब्लड में जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब परिवहन का कार्य करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है ब्लड। और गैसों का आदान प्रदान करता है। तो गैसों का परिवहन, O2 ऑक्सीजन ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। तो उसे ही हम कहते हैं गैसों का आदान प्रदान करता है ब्लड। और इसका कार्य होता है, ये उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जन पदार्थ जैसे हानिकारक चीज़, अगर उत्सर्जन किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है, डायलिसिस। अगर किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस विधि द्वारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है, उसे हम डायलिसिस विधि कहते हैं। ये ब्लड जो होता है उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसका परिवहन करता है। अब अगला देख लेते हैं, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड में दो प्रकार का पाया जाता है, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स, जैसे हम हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। कार्पोसेल्स को हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। इसका जो ब्लड में परसेंटेज होता है 40% रहता है, रुधिराणु 40% रहता है और प्लाज्मा 60% रहता है। कहीं कहीं ये 55% हो जाता है और ये 45%, किसी किसी बुक में दिया है 55-45, नहीं पेपर में यही देता है कि ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट रहता है। तो प्लाज्मा रहता है 60% और रुधिराणु रहता है 40%। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हम एक को कहते हैं फाइब्रिनोजेन और दूसरा को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये जो फाइब्रिनोजेन है, अगर हम इसको निकाल देते हैं प्लाज्मा से तो जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला हो जाता है। वो तो एक्चुअली पीला रहता ही है, और इसको निकाल देने से जैसे भोजपुरी में कहते हैं पंछुच्छू टाइप का हो जाता है। तो उसे हम सीरम, जो बीमारियों का जांच किया जाता है, ब्लड में बीमारियों का जांच किया जाता है, उसे सीरम निकाल कर किया जाता है। यहीं प्लाज्मा को, अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा हल्का पीला हो जाता है। बीमारियों का जांच सीरम निकाल कर किया जाता है। और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा हो गया। अब रुधिराणु के बारे में देख लीजिए। रुधिराणु में WBC, RBC, प्लेटलेट, रुधिराणु में RBC, WBC, प्लेटलेट पाया जाता है। एक बार पेपर में पूछा था, रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो अगर रुधिराणु में, सवाल यहाँ से पूछा था, रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा RBC का होता है। तो लड़के मार रहे थे प्लाज्मा का। भाई साहब, प्लाज्मा जो होता है पूरे होल ब्लड में प्लाज्मा सर्वाधिक होता है। यहाँ से तो प्रश्न ही नहीं पूछा था, प्रश्न पूछा था रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है। तो रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा होता है RBC का।
और रुधिराणु में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। इन आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है, जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसी का ल्यूकोमिया एक बीमारी होता है, कैंसर। इसी को बढ़ घट जाने से कैंसर हो जाता है, जिसे हम ल्यूकोमिया कहते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये पेपर में टेक्निकल नाम भी पूछता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अब इसका देख लेते हैं, ये डब्ल्यूबीसी कितना होता है और डब्ल्यूबीसी आरबीसी कितना होता है, इनका जीवन काल कितना दिन तक रहता है। आरबीसी जो ब्लड में रहता है वो 50 लाख रहता है। आरबीसी ब्लड में 50 लाख रहता है। अगर आप 50 लाख को मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलियन हो जाएगा। पेपर में ये भी पूछ देता है कि ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहता है 5 मिलियन हो जाएगा। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का रहता है। इस 120 दिन के बाद ये मर जाता है। आरबीसी में जो ये डब्ल्यूबीसी है, इसका जो डब्ल्यूबीसी ब्लड में होता है 10,000 और इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, जो इसे लाइसोसोम ये जब 4 दिन के बाद मर जाता है तो लाइसोसोम इसको खा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो इसको जो खाता है वो प्लाज्मा में लाइसोसोम होता है, तो प्लाज्मा इसको साफ कर देता है। और प्लेटलेट्स रहता है 2 लाख और इसका जीवन काल होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद लाइसोसोम इसको साफ कर देता है। प्लेटलेट्स को बढ़ने और घटने से डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स ही घट जाता है। मलेरिया नाम की बीमारी में जो तिल्ली है ना, स्पिलिंग जिसे कहते हैं, वहीं खराब होने लगता है तो ब्लड का निर्माण नहीं होता है और धीरे धीरे शरीर गलने लगता है। और डेंगू नाम के बीमारी में प्लेटलेट्स घटने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ब्लड के बारे में और पढ़ेंगे।